अभी यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे ओस्टियोप्रोसिस। यहाँ पे आपको नाम ही बता रहा है पेशेंट के अंदर ये जो ओस्टियो है ये आपको वहाँ पे शो कर रहा है, ये ओस्टियो से आपको वहाँ पे बोन और प्रोसिस आपको शो कर रहा है यहाँ पर ये पोरस। अच्छा, इस केस में सिंपल क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी जो बोन्स आएंगे उसकी वहाँ पे पोरस होना शुरू हो जाएंगी। सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊँ ना तो उसकी जो बोन्स आएंगी उसकी वहाँ पे खोखली होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये जो खोखली का वर्ड होता है ना ये हम उस चीज़ के लिए नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं जिसका अंदर वाला जो पोर्शन है ना ये उसको वहाँ पे खत्म होते जा रहा है। अच्छा, नॉर्मल बाहर से आपको जैसी भी वो नजर आ रही है लेकिन अगर अंदर से वो खत्म होती जा रही है तो उसको हम कहते हैं ये खोखली। सेम केस यहाँ पर बोन्स के अंदर भी होगा। यहाँ पर जो बोन्स है ना, बोन्स में आपको पता है बोन्स के होते हैं दो पोर्शन। एक उसका जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं ये कॉर्टिकल बोन, और जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं ये ट्रेबिकुलर बोन या फिर स्पॉन्जी बोन। अच्छा, स्पॉन्जी बोन हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर होते हैं ये सुराख, छोटे छोटे से ना ये सुराख बने होते हैं, आपको वहाँ पर ये एरियाज होते हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये जो है ना ये एक वहाँ पर इन्होंने ये बोन बना के दिखाई हुई है आपकी ये वर्टिब्रा की। अच्छा, इसमें क्या है, यहाँ पर ये देख रहे हैं ना बोन, बोन की जो साइडों से आपको नजर आ रहा है यहाँ पर ये बिल्कुल एक ना फर्म सी आपको वहाँ पे लेयर बनी हुई है। लेकिन अगर आप अंदर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे ये सुराख। ये जो सुराख वाला एरिया ये कौन सा आपको यहाँ पे ये ट्रेबिकुलर या फिर स्पॉन्जी बोन, और जो बाहर वाला एरिया ये कौन सा यहाँ पर ये आपके ये कॉर्टिकल बोन। अच्छा, अगर हम कहेंगे कि जो पेशेंट उसकी ये जो हड्डियाँ हैं ये उसके वहाँ पे खोखली हो रही हैं तो हम क्या कहेंगे, उसका जो अंदर वाला पोर्शन है जो उसका यहाँ पे ये ट्रेबिकुलर बोन वाला पोर्शन है ये उसका वहाँ पे जो है ये पोरस होता जा रहा है, ये उसका जो है ना ये आपको वहाँ पे खत्म होता जा रहा है। और ये आपको पता है जो बोन्स है उसकी जो रिजॉर्प्शन है ये कौन करवाते हैं, ये आपके करवाते हैं ओस्टियोक्लास्ट। अब इस केस में क्या होगा, ये जो ओस्टियोक्लास्ट हैं ये ज़्यादा काम कर रहे होंगे और यहाँ से ये जो आपकी होगी ना ये ट्रेबिकुलर बोन ये आपका ज़्यादा अफेक्ट हो रहा होगा, और आपकी जो होगी ना ये कॉर्टिकल बोन ये भी अफेक्ट हो रही होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू ट्रेबिकुलर बोन ये आपकी लेस अफेक्ट हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो ट्रेबिकुलर बोन जो स्पंजी बोन है या फिर आपकी जो कॉर्टिकल बोन है इन दोनों में क्या होगा, यहाँ पर जो बोन का मैस है ये आपको वहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर ये मैस लूज हो रहा होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है वो ये कि जो पेशेंट उसके अंदर ये जो बोन मिनरलाइजेशन है ये उसके अंदर टोटली नॉर्मल होगी। जब पेशेंट की आप लैब वैल्यूज़ की बात करेंगे तो कैल्शियम भी नॉर्मल होगी, फॉस्फोरस, उसके बाद ये जो है ना ये फॉस्फेट्स भी नॉर्मल होंगे, उसके ये पैराथायरॉइड हार्मोन वगैरह जो है ये भी सारे नॉर्मल होंगे। लेकिन फिर भी उसकी जो बोन्स है ये उसकी वहाँ पे पोरस हो रही होंगी। अच्छा, सिंपल इसमें क्या होगा, ओस्टियोक्लास्ट जो है ये आपकी ज़्यादा काम कर रहे होंगे, ओस्टियोक्लास्ट का नंबर इंक्रीज हो सकता है या फिर उसकी जो है ये एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, और ये क्या करवाएंगे जो पेशेंट उसके अंदर ये जो बोन रिजॉर्प्शन है इसको वहाँ पे इंक्रीज कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है, जो पेशेंट है उसके अंदर ये एस्ट्रोजन जो है उसका लेवल कम हो रहा है। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था, आपके जो हार्मोन्स है ना इसमें ये जो आपका एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, आपकी जो ओस्टियोब्लास्ट है ना, ओस्टियोब्लास्ट में जाके ये क्या करवाता है, आपकी जो ओस्टियोब्लास्ट की होती है ना एपोप्टोसिस, इसको ये करवाता है इनहिबिट। और उसके बाद जो ओस्टियोक्लास्ट की होती है ना एपोप्टोसिस, इसको जाके ये क्या करता है, आपको वहाँ पे स्टिमुलेट करता है। अब इस केस में क्या होता है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा तो यहाँ से क्या होगा, ओस्टियोब्लास्ट जो है उसको वहाँ पे जो एपोप्टोसिस है ये इनहिबिट नहीं होगी, तो ओस्टियोब्लास्ट आपके वहाँ पे ज़्यादा जो है ये क्या कहते हैं इसको वहाँ पे आपके वहाँ पे एपोप्टोसिस हो रही होगी, उसको जो है ये ज़्यादा डेथ हो रही होगी। लेकिन जो ओस्टियोक्लास्ट होंगे उसमें क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि एस्ट्रोजन जाके क्या करवाता है, उसकी जो होती है ना ये एपोप्टोसिस इसको स्टिमुलेट करता है। अब इस केस में क्या होगा, ये स्टिमुलेशन नहीं जाएगी, उसकी एपोप्टोसिस नहीं होगी, ओस्टियोक्लास्ट जो है इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो बोन्स है उसकी रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करवा रहे होंगे। बोन रिजॉर्प्शन आपकी इस वजह से इंक्रीज हो रही होगी। एस्ट्रोजन आपने याद याद रखना है इसके अंदर, यहाँ पे क्या होगा, जो पेशेंट उसके अंदर ये एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। अच्छा, ये जो एस्ट्रोजन है ना ये आपको पता है ये फीमेल्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स में ये क्या करवा रहा होता है, आपके जो होता है ना ये क्या कहते हैं इसको, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये आपको वहाँ पे चलवा रहा होता है। अब क्या होता है, जब आपके जो पेशेंट है जो फीमेल्स हैं वो आपकी जब जाती हैं ये पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट पे, जब उसके अंदर जो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये जो है ना ये 40 की एज के बाद क्या होता है, यहाँ पर जो फीमेल्स होती है ना उसके अंदर मेंसेस वगैरह नहीं आते, वहाँ पर क्या होता है एस्ट्रोजन की सर्ज नहीं आती। उसमें क्या होता है, ये जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर ये जो एस्ट्रोजन है इसका लेवल कम हो रहा होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप देखेंगे ना ये आपकी ये ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्लासिक केस, तो उसमें आपको 40 से ऊपर की एज वाली फीमेल बता रहे होंगे, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा, आपके जो ओस्टियोक्लास्ट है इसकी एपोप्टोसिस नहीं करवा पाएगा, और उसके बाद जो आपके होंगे ना ओस्टियोब्लास्ट उसकी एपोप्टोसिस को नहीं रोक पाएगा। ओस्टियोब्लास्ट आपके ज़्यादा ज़ाया होते रहेंगे, ओस्टियोक्लास्ट आपके फिर भी ज़्यादा होंगे, और वो क्या करेंगे, ओस्टियोक्लास्ट आके जो बोन्स हैं उसकी वहाँ पर रिजॉर्प्शन कर रहे होंगे। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली आपकी होती है ड्यू टू इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन रिलेटेड टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये ओल्ड एजेस होंगे, इसके बाद ये सिगरेट स्मोकिंग भी क्या करवाती है, जो पेशेंट उसके अंदर ये बोन की रिजॉर्प्शन करवा रही होती है। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये आपकी स्कैंडिटिव ड्रग्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो पेशेंट है ये आपका यूज़ कर रहा है स्टेरॉइड्स को, अल्कोहल को यूज़ कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आपका जो पेशेंट है ये आपका एंटी कन्वल्सेंट्स पे है। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट है ये आपकी फेनिटोइन को यूज़ कर रहा है, फेनिबॉर्बिटल हो गई, या फिर उसके अलावा जो है आपकी ये कार्बामेज़ेपिन वगैरह हो गई, एंटी कोगुलेंट्स वगैरह यूज़ कर रहा है। या उसके अलावा जो पेशेंट है ये आपकी थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी भी है। आपको पता है ये आपका जो होता है ना ये थायराइड हार्मोन ये क्या करता है, आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको वहाँ पे आपकी जो है ना ये कंट्रोल कर रहा होता है। अगर आपका जो पेशेंट है ये आपका थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी भी है, अच्छा उसमें भी क्या
पास जो पेशेंट है उसको जितना थायराइड चाहिए उससे भी वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसकी जो है ना ये डोज मेंटेन नहीं है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये आपका बीएमआर इंक्रीज होगा और उसमें भी आपको जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर ये थायराइड रिप्लेसमेंट आपकी हो रही है, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो वो भी क्या करवाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस करवा रही होगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है हमारे यहाँ पे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ये मैंने आपको लास्ट में करवा दिया। इसमें आपका जो होता है ना ये पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका काम क्या होता है, इसने आपकी जो बोन्स होती हैं, बोन्स में से इसने आपकी जो होती है ना कैल्शियम को बाहर लेके आना होता है। ये क्या करता है, कैल्शियम को जहाँ जहाँ से आपके ब्लड के अंदर लेके आता है वहाँ से आपके ब्लड के अंदर लेके आ रहा होता है। अब ये क्या करेगा, बोन्स की जाके करवाएगा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, वहाँ से कैल्शियम और जो आपकी होती है ना ये फॉस्फेट्स, ये आपके सर्कुलेशन में आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद जो होती है ना आपकी जीआईटी, वहाँ पर जाके क्या करता है, कैल्शियम की जो है ये एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवा रहा होता है। और उसके बाद जो होती है ना ये आपकी एक्सक्रीशन, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी होती है ना किडनीज वगैरह, उसमें जाके क्या करता है, कैल्शियम की जो होती है ना री एब्जॉर्प्शन, इसको ये इंक्रीज करवा रहा होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बाकी सारी तो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपकी बोन्स वाला पोर्शन है ना, उसमें क्या, ये आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, जब ये जाएगा और ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये क्रोनिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है ये जो आपका पैराथायरॉयड हार्मोन है जब ये होगा क्रोनिकली इंक्रीज, तो ये क्या करवाएगा, जो पेशेंट है उसके अंदर जाके जब ये क्रोनिकली इंक्रीज होगा तो वहां से ये क्या करवाएगा, जो कैल्शियम है ना ये आपकी बोन से निकाल निकाल के बाहर लेके आ रहा होगा, बोन्स के अंदर ये क्या करवाएगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करवाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो होता है ना पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका जो इंटरमीडिएट या फिर जो लो डोज होती है ना इसकी, वो आपकी ये वाला काम नहीं करवाती, वो क्या करवाती, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो है ना ये बोन फार्मिंग करवा रही होती है। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये जो पेशेंट है ना ऑस्टियोपोरोसिस को आप ट्रीट करेंगे तो उसमें भी आप जो पेशेंट है उसको ये पैराथायरॉयड हार्मोन का एनालॉग दे रहे होंगे। यहाँ पर है हमारे यहाँ पे ये टेरिपेराटाइड। अब ये क्या करता है, यहाँ पर जब पेशेंट को आप देते हैं ना ये टेरिपेराटाइड, तो उसमें क्या होता है, आप ये इसको जो है ना ये कॉन्टिन्यूसली आप ये लो डोजेज वगैरह दे रहे होते हैं, और ये जो है ना बोलस फॉर्म में आप दे रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये आपकी जाके बोन्स की फॉर्मेशन करवाता है। क्रोनिकली इंक्रीज कहाँ पे होगा, ये आपका इंक्रीज होगा इन आवर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में क्या होगा, ये जाके बोन्स के अंदर जो है ये रिजॉर्प्शन करवाएगा, बोन्स से आपकी जो है ना ये बोन्स आपको वहाँ पे ये ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रही होंगी। अच्छा, इसके बाद ये मल्टीपल माइलोमा, ये भी क्या करवाता है, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवाता है, और उसकी वजह से जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस नजर आ रही होती है। इसके बाद जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर है ये मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह है, या उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये एब्जॉर्प्शन वगैरह सही से नहीं हो रही होगी, कैल्शियम नहीं आएगी, विटामिन डी वगैरह की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगी, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर जो कैल्शियम है ये आपकी बोन्स की तरफ से आ रही होगी, तो वहाँ पे भी आपको जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये आपको नजर आ रही होगी। इसके बाद ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये एनोरेक्सिया वगैरह जो है ये भी क्या करवाएगा, यहाँ पर जो है ना ये आपकी जो है ना ये कैल्शियम वगैरह आपको वहाँ पे कम जाएंगे, और वहाँ से भी क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है ये उसके अंदर ना इंक्रीज हो रही होगी। सारे काम क्या करवाएंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवाएंगे, और वहाँ से ये जो आपकी होगी ना आपकी ये बोन रिजॉर्प्शन, इसको इंक्रीज करवा रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपने पेशेंट को डायग्नोज करना है, तो डायग्नोसिस में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे ये बोन मिनरल डेंसिटी मेजरमेंट। अब इसमें सिंपल आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर करवाएंगे ये डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्टैंड फॉर आवर ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। आप क्या करेंगे, जो पेशेंट है ना उसकी ये लंबर स्पाइन, उसके बाद ये टोटल हिप, और उसकी जो है ना ये फिमोरल नेक, वहाँ पर आप क्या करेंगे, दो टाइप की जो होंगी ना एक्सरेज, ये आप उसके ऊपर डालेंगे, और वहाँ से आप क्या देखेंगे, ये एब्जॉर्प्शोमेट्री। अगर तो यहाँ पर आपकी एब्जॉर्प्शोमेट्री में आप देखेंगे ये टी स्कोर, अगर तो टी स्कोर है आपको वहाँ पर ये -1, और या फिर जो है ना -1 से ज़्यादा है तो ये आपका नॉर्मल है, और यहाँ पर जो है ना पेशेंट के अंदर आपको ये फ्रैक्चर्स वगैरह नज़र नहीं आते। अगर आपका जो पेशेंट है उसके ये जो टी स्कोर है ये आपका है लेस देन जो है ये -2.5 या फिर इक्वल टू -2.5, तो वहाँ पर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। अच्छा, ये आपने इसके अंदर याद रखना है। अब ये जो टी स्कोर है ना, जब ये आप मेजर करेंगे और ये आपका होगा -2.5 से कम या फिर इक्वल, तो ये आपका हो जाएगा ये ऑस्टियोपोरोसिस वाला मरीज। अच्छा, उसके अलावा आप वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर करवा सकते हैं ये फ्रेजिलिटी टेस्ट, और इसमें सिंपल क्या होगा, जो पेशेंट है ना इसके सिम्टम्स भी यही होते हैं, जब आपका जो पेशेंट है ये स्टैंडिंग हाइट से नीचे की तरफ गिरेगा, और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये फ्रैक्चर वगैरह हो रहा होगा, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर ये मिनिमल ट्रॉमा होगा, कोई भी छोटा सा उसको जो है ना ये कोई भी जो है ना ये क्या कहता है छोटा सा भी जख्म वगैरह होगा, और वहाँ से जो पेशेंट है उसके अंदर ये फ्रैक्चर वगैरह हो रहा है, तो वो आपको कहाँ पे नजर आएगा, ये ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर नजर आएगा। अब ये फ्रेजिलिटी जो आपको होता है ये फ्रैक्चर, ये तो आप वहाँ पे करवाएंगे नहीं, आप क्या करवाएंगे, जो पेशेंट है उसके अंदर ये डेक्सा स्कैन करवाएंगे, और जो टी स्कोर है ये आपका अगर होगा -2.5 से कम, तो ये जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, ये ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, इसके बाद जो आपकी जो लैब्स है ना, लैब्स में आप जो देखेंगे ये कैल्शियम फास्फोरस, उसके बाद ये फास्फेट्स वगैरह ऑस्टियोपोरोसिस के केस में सारे के सारे आपके टोटली नॉर्मल होंगे।
अच्छा, इसके बाद ये जो आपकी फीमेल्स हैं, फीमेल्स में क्योंकि आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपकी फीमेल्स होगी मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, उसमें आप एक दफ़ा लाजमी जो है ये स्क्रीनिंग करके उसकी जो होगी ना ये ऑस्टियोपोरोसिस, इसको आप लाजमी वहाँ पर देख रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो पेशेंट है उसको आपने वहाँ पे ये प्रोफाइलैक्सिस में क्या करेंगे, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो होगी ना रेगुलर वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज वगैरह ये आप वहाँ पे करवाएंगे, और उसके बाद ये आपकी ये कैल्शियम और विटामिन डी इसकी जो है ना एडिक्वेट अमाउंट आप जो पेशेंट है उसके अंदर इनटेक करवा रहे होंगे थ्रू आउट जो है ये अडल्टहुड। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट है उसके अंदर ये अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गई और आपने जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये बिसफॉस्फोनेट्स वगैरह दे रहे होंगे। अच्छा, ये जो बिसफॉस्फोनेट्स है ना, सिंपल अगर इसका बताऊँ तो ये क्या करते हैं, आपके जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना इसको जाके ये जो है ना इनहिबिट करते हैं। अच्छा, सिंपली क्या होगा, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट है ये आएंगे और ये आके क्या करेंगे, आपकी जो होती है ना ये कैल्शियम वगैरह बोन्स के ऊपर से आपको वहाँ पे जो है ये तोड़ रहे होंगे। अब ये क्या करेंगे, ये जो है ना बिसफॉस्फोनेट्स ये क्या करेंगे, आपकी जो ऑस्टियोक्लास्ट है ना इसको वहाँ पे आके इनहिबिट करवा देंगे। अगर सिंपल बताऊँ ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ऑस्टियोक्लास्ट है, अब ये क्या करेंगे, ये जो बिसफॉस्फोनेट्स है यहाँ पे आपकी जो है ना ये ट्रैप कर जाएंगे। अब जब ये ऑस्टियोक्लास्ट का मुंह ही बंद हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये आपकी जो है ना ये बोन की रिजॉर्प्शन वगैरह नहीं करवा रहा होगा। ये मैं आपको अभी करवा देता हूँ। इसके बाद ये टेरिप्राटाइड, सिंपल इसमें आपकी जो है ना ये पैराथायरॉइड हार्मोन का जो है ये एनालॉग है, और ये मैंने आपको बताया था आपकी जो है ना ये लो और आपकी जो होता है ये लो इंटरमीडिएट लेवल जो होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो है ये बोन की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर ये देंगे टेरिप्राटाइड, और यहाँ पर ये क्या, ये आपका जो है ये सिंथेटिक पैराथायरॉइड हार्मोन है, और जब आप इसको देंगे तो यहाँ पर ये क्या करवाएगा, पेशेंट के अंदर जाके बोन की जो है ये क्या कहते हैं फॉर्मेशन वगैरह करवा रहा होगा। अच्छा, इसके बाद ये सर्म में सिंपल क्या आपकी जो है ये सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, और यहाँ पर जो आपने एक ड्रग याद रखनी है वो है हमारे यहाँ पर ये आपकी जो है ये रेलॉक्सिफिन। अच्छा, सिंपल इसमें क्या है, यहाँ पर ये जो है ना रेलॉक्सिफिन ये क्या करेगी, जाकर जो आपके होंगे ना एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स इनको जाके ये मॉड्यूलेट कर देगी, और आपकी जो एस्ट्रोजन है इसका बोन्स के ऊपर जो एक्शन है उसको वहाँ पे करवा रही होगी। अच्छा, आपको पता है आपकी जो एस्ट्रोजन है ये बोन्स के ऊपर क्या करवाती है, आपकी जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं उसको वहाँ पे क्या करवाती है, उसकी एपोप्टोसिस को इनहिबिट करवाती है, और ऑस्टियोक्लास्ट की एपोप्टोसिस को आपकी जो है ये प्रमोट करवा रही होती है। अब इस केस में भी क्या होगा, यहाँ पर ये जो आप देंगे ना ये सम रेलॉक्सिफिन पेशेंट को देंगे तो ये क्या करवाएगी, ऑस्टियोक्लास्ट की जाके एपोप्टोसिस करवा रही होगी, और आपके जो होंगे ना ऑस्टियोब्लास्ट जिन्होंने क्या करना है बोन्स की फॉर्मेशन करवानी है, ये क्या करेगी, आपके ऑस्टियोब्लास्ट की एपोप्टोसिस को जाके इनहिबिट करवा रही होगी। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेगी, आपके जो ऑस्टियोक्लास्ट होंगे उसकी जो एपोप्टोसिस होगी ना उसको ये स्टिमुलेट करवा रही होगी। ऑस्टियोक्लास्ट आपके डाई कर रहे होंगे, ऑस्टियोब्लास्ट आपके जो है ना ये बच रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाती है ये डेनोसुमैब, और ये सिंपल क्या करेगी, आपके जो रैंक लाइगेंड है उसके अगेंस्ट आपको वहाँ पे एंटीबॉडीज होती है, और ये आपको पता है आपके जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर होता है हमारे यहाँ पे ये रैंक लाइगेंड, और ये जो रैंक लाइगेंड है ये जाके बाइंड करता है किसके साथ, जो ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर होता है हमारे यहाँ पे ये रैंक रिसेप्टर। और ये मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि आपके जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ना यही आपके जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं इसको स्टिमुलेट करते हैं, और वहाँ से क्या होता है ये जो आपका रैंक लाइगेंड है जो आपके ऑस्टियोब्लास्ट के ऊपर पड़ा हुआ है ये जाके बाइंड करता है रैंक रिसेप्टर जो आपके ऑस्टियोक्लास्ट के ऊपर होते हैं, और वहाँ से ऑस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट होते हैं। अब इस केस में आप क्या करेंगे, ये जो रैंक लाइगेंड है आप डायरेक्टली इसके अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडीज वगैरह लगा देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ये आके रैंक रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा, ऑस्टियोक्लास्ट आपको वहाँ पे स्टिमुलेट नहीं होंगे, बोन की रिजॉर्प्शन आपको वहाँ पे कम हो रही होगी। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये आपके जो पेशेंट होगा उसके अंदर ये वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स वगैरह करवा सकते हैं। सिंपल इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ना ये पोरस आपकी हो जाएंगी ना ये स्पॉन्जी बोन, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो आपकी होती है ना ये वर्टिब्रा ये आपकी कंप्रेस करना शुरू कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद एक्यूट बैक पेन, लॉस ऑफ हाइट, और उसके बाद यहाँ पर ये काइफोसिस। सिंपल इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर ये जो होगी ना ये क्या कहते हैं इसको, ये वर्टिब्रा वगैरह इसमें क्या हो रही है, आपको वहाँ पर ये ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, और यहाँ पर क्या होगा, ये उसकी होगी ना ये क्या कहते हैं इसको, हाइट उसकी वहाँ पे कम हो रही होगी, उसको ये बैक के अंदर पेन होगी, और उसके बाद ये उसके अंदर ना कुब पड़ रहा होगा, उसकी जो है ना ये पोस्चर उसको वहाँ पे ना आगे की तरफ बेंड कर रहा होगा। अच्छा, ये जो कुब पड़ना है ये सिंपल क्या है, आपको वहाँ पे ये काइफोसिस, और ये आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आपको हमें नजर आएगा। अच्छा, आप ये जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी देख रहे होते हैं कि जो फीमेल्स होती है ना ओल्डर एज वाली वो ना कुब जो है ना उसके अंदर ये पड़ा होता है, उसके बाद उसको ये बैक पेन वगैरह हो रही होती है, और उसके बाद उसका जो कद है उसका वहाँ पे शॉर्ट होता जा रहा होता है, और उसमें सिंपल क्या हो रहा है, आपकी जो फीमेल्स है उसके अंदर ये ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो रही होती है। अच्छा, इसके बाद आपका जो पेशेंट है आपको मैं प्रेजेंट कर सकता है विद फ्रैक्चर्स ऑफ फिमोरल नेक, उसके बाद ये जो है ना ये डिस्टल रेडियस, और यहाँ पर ये जो डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, ये कूलीज फ्रैक्चर। अच्छा, यहाँ पर ये वर्टिब्रा भी बनाया हुआ है उन्होंने सिंपल, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, ये कंप्रेशन फ्रैक्चर होगा, और इसमें क्या होगा, अगर आप देखेंगे ना ये आपका इंटरवर्टिब्रल डिस्क तो ये सेंटर से आपकी एक्सपेंड कर रही होगी। सिंपल इसमें क्या है, अगर ये आपको जो है ना कि दरमियान से आपको जो है ये पोरस होता जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से आपके जो है ये पोरस होगा, वहाँ से क्या होगा, ये जो आपका वर्टिब्राज है ना ये आपके अंदर की तरफ धंस रहे होंगे, और इसमें भी यहाँ पर सिंपल क्या होगा, ये आप ना सिंपल इसके अंदर ना ये इमेजिन करें ये दो चीज़ें हैं, और यहाँ से ये पोरस होता जा रहा है, और यहाँ पर ये जो है ना कि दरमियान में ईंट पड़ी हुई है, जहाँ से पोरस होगा
वहाँ से क्या होगा, ये आपके अंदर की तरफ धंस रहा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये आपके अंदर से पोरस हो जाएगा तो उसमें आपको ये इस तरीके से ना ये कुब पड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे आपने क्या याद रखना है, वो ये कि जो आपकी होगी ना ये आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसके अंदर ये सेंट्रल एक्सपेंशन जो है ये नज़र आ रही होगी। और उसके बाद जो आपका होता है ना ये इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ये आपका रिस्ट्रिक्ट होता जा रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया कूलीज फ्रैक्चर। और सिंपल इसमें जो आपने याद रखना है वो यहाँ पर जो है ये पेशेंट के अंदर होगी ये फुश इंजरी, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड होगा पेशेंट के अंदर। और उसकी वजह से क्या होगा, ये जो उसकी होगी डिस्टल रेडियस, उसके अंदर हो जाएगा फ्रैक्चर। अच्छा, इसके अंदर ना ये पिक्चर निकालने की इंपॉर्टेंस थी वो ये कि यहाँ पर जो आपके होते हैं ना क्वेश्चंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ पर जो पेशेंट है ना उसके अंदर हुई है ये डिनर फॉक डिफॉर्मिटी, वहाँ पे कौन सा फ्रैक्चर होगा। तो सिंपल आपने याद रखना है कि जो आपकी होगी ना डिनर फॉक डिफॉर्मिटी, वहाँ पे आपका ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये कूलीज फ्रैक्चर जो है ये आपका होगा। अच्छा, इसमें ना ये डिनर फॉक डिफॉर्मिटी जो है इसमें ये जो डी है, डी से आपने याद रखना है यहाँ पर ये डोर्सली डिस्प्लेस्ड। अब इस केस में क्या होगा, जब ये आपका फ्रैक्चर होगा तो फ्रैक्चर के बाद क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसका ये जो होगी ना ये बोन, ये उसकी वहाँ पे डोर्सल वाली साइड पे आपकी डिस्प्लेस कर जाएगी। सिंपल यहाँ पर भी है ना, अगर यहाँ से ये फ्रैक्चर होगा तो ये आपकी इस साइड पे जो है ना ये आपका पे ये बल्ज की तरफ कर जाएगी, वहाँ पे आपकी ये डोर्सली डिस्प्लेस कर जाएगी। और ये क्या करेगी, आपकी एक शेप बना देगी विद आवर ये आपकी ये फॉर्क, और ये आपकी हो जाएगी डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। ये आपने इसके अंदर याद रखना है कूलीज फ्रैक्चर के अंदर होगी। और इसके साथ साथ दूसरा है हमारे यहाँ पे ये स्मिथ फ्रैक्चर। और इसके केस में क्या होता है, यहाँ पर ये फूश इंजरी की बजाय आपकी जो है ये फ्लैक्स जो रिस्ट होगी उसमें जब ये इंजरी होगी तो उसके केस में क्या हो जाएगी, ये स्मिथ फ्रैक्चर। और इस केस में क्या होगा, ये आपकी आगे की तरफ जो है ये डिस्प्लेस कर रही होगी। आपने इसके अंदर जो याद रखना है वो ये कि कूलीज फ्रैक्चर के अंदर आपको क्या चीज़ मिलेगी, डिनर फॉक डिफॉर्मिटी, और जो आपकी रिस्ट होगी ना ये आपकी डॉर्सली डिस्प्लेस कर जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये आ गई हमारे यहाँ पे ये बिस्फॉस्फोनेट्स, हमारे यहाँ पे ड्रग्स के अंदर आ जाएगी ये एलेड्रोनेट, उसके बाद ये इबेड्रोनेट, उसके बाद ये आपके वहाँ पे ये रिजेडनोनेट और आपकी ये जुलेड्रोनेट, ये सारी क्या आपको वहाँ पे बिस्फॉस्फोनेट्स हैं। और इसमें जो आपने याद रखना है वो सिंपल कि ये क्या करवाएंगे, आपकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है उसको जाके इनहिबिट करवाएंगे। अच्छा, कैसे करवाएंगे, ये आपके होते हैं पायरोफॉस्फेट्स एनालॉग, और ये क्या करेंगे, जाके बोन्स के अंदर जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट होगी उसके साथ ये बाइंड कर जाएंगे। अच्छा, जब आपको वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट आ रहे हैं और वो क्या करवा रहे हैं, आपकी जो है ना ये पेशेंट के अंदर बोन की रिजॉर्प्शन करवा रहे हैं। अब ये आएंगे बोन के पास जहां पर ये हाइड्रोक्सी एपेटाइट आपको वहां पे बाइंडेड है। अब उस केस में क्या होगा, जब ये बोन की रिजॉर्प्शन करवा रहे होंगे तो ये जो आपके एनालॉग्स पड़े हुए हैं ना बिस्फॉस्फोनेट्स के, ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आपका ना एक ये क्या कहते हैं आपको जो है ना ये ऑस्टियोक्लास्ट है और ये क्या करवा रहा है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करवा रहा है। अब इस केस में क्या होगा, ये जो बिस्फॉस्फोनेट्स है उसको वहां पे ये मुंह के अंदर ही आपको वहां पे ट्रैप कर जाएंगे और ये क्या करवाएंगे, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इनहिबिट करवा रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्लिनिकल यूजेज में सिंपल आपकी ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर आप इसको यूज करेंगे, हाइपर कैल्सीमिया में आप इसको यूज करेंगे, पेजेस डिजीज होगी पेशेंट के अंदर तो वहां पे आप इसको यूज करेंगे, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर है ये मेटास्टैटिक बोन डिजीज, या फिर जो पेशेंट है उसके अंदर है ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, वहां पर आप क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर यूज कर रहे होंगे बिस्फॉस्फोनेट्स। एडवर्स इफेक्ट में इसके अंदर क्या है, यहाँ पर एक है हमारे यहाँ पे इसोफेजाइटिस, ये आपने इसके अंदर याद रखना है क्योंकि इसोफेजाइटिस की वजह से हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है ना इसको हम ये दे रहे होते हैं ना ये ड्रग्स बिस्फॉस्फोनेट्स में हमारी होती हैं दो टाइप्स की ड्रग, एक आपकी होती है ओरल और दूसरी आपकी होती है आईवी। अच्छा, ओरल को आपने कैसे याद रखना है, आरएल। अच्छा, इसमें ये ए और आर से जो आपकी स्टार्ट हो रही है ना ये एलेंड्रोनेट और आपकी ये रिजेडनोनेट, ये दोनों क्या है, ये आपकी ओरल ड्रग्स हैं और दूसरी जो है ये आपकी आईवी ड्रग्स हैं। अच्छा, इस केस में जब आप ये जो पेशेंट है उसको देंगे ये ओरल ड्रग्स, तो ओरल ड्रग्स क्या करवाएंगे, पेशेंट के अंदर करवा रही होंगी ये इसोफेजाइटिस। अब इस केस में आपने क्या करना है, जब ये जो पेशेंट है उसको आप वहाँ पे दे रही है ओरल ड्रग, तो उससे ये इसोफेजाइटिस से बचने के लिए आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है आप वहाँ पे ये वाटर जो है उसको ज़्यादा यूज़ करना है और उसके बाद ड्रग लेने के बाद आपने अपराइट पोजीशन में 30 मिनट्स तक आपने बैठना है और उससे ये जो इसोफेजाइटिस है ना ये आपकी बच रही होगी। अच्छा, एक हो गया हमारे यहाँ पे ये एसोफेजाइटिस, दूसरा हमारे यहाँ पे ये आपके ये ओस्टियोनेक्रोसिस ऑफ जॉ, ये मैंने आपको बताया था कि ओस्टियोनेक्रोसिस जो है ये आपकी जॉ के अंदर जो होगी ये आपके कौन करवाएंगे, ये बिस्फॉस्फोनेट्स करवा रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये तीसरा है हमारे यहाँ पे एटिपिकल फेमोरल स्ट्रेस फ्रैक्चर, वो आपके कौन करवाएंगे, यहाँ पर ये बिस्फॉस्फोनेट्स वगैरह करवा रहे होंगे। इसी के बाद हमारे यहाँ पे ये टेरिप्राटाइड, मैंने आपको ये भी बता दिया था सिंबल इसके अंदर, ये आपके जो है ये आपका ये जो पैराथायराइड हार्मोन है उसका ये रिकॉम्बिनेंट एनालॉग है और ये क्या करवाएगा, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करवाएगा व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन पल्सटाइल फैशन। ये मैंने आपको बताया था ना इसके अंदर, जब ये लो और आपको जो है ये पेशेंट के अंदर इंटरमीडिएट डोजेस देंगे तो ये क्या करवाएगा, पेशेंट के अंदर पैराथायराइड हार्मोन जाके आपकी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करवा रहा होगा। और जब ये क्रोनिकली आपका इंक्रीज होगा तो ये क्या करवाएगा, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करवाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पेशेंट को देने हैं पल्सटाइल फैशन के अंदर, उसको जो है ना ये लो और आपकी जो है ना ये इंटरमीडिएट डोजेस दे रहे हैं और ये क्या करवा रहा होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी करवा रहा होगा। उसके बाद ये क्लिनिकल यूजेज में आपका जो पेशेंट है जब उसके अंदर होगा ये ऑस्टियोप्रोसिस हो गया, उसके अंदर आप इसको यूज कर रहे होंगे और ये क्या करवाएगा, जो बोन ग्रोथ है उसको वहाँ पे इंक्रीज करवा रहा होगा, इंक्रीज बोन ग्रोथ कंपेयर टू एंटी रिजॉर्प्टिव थेरेपीज। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है ये आपकी ये बिस्फॉस्फोनेट्स वगैरह उसके कंपेयर में ये क्या करवाएगा, आपकी जो बोन ग्रोथ है उसको वहाँ पे इंक्रीज करवा रहा होगा। इसके बाद ये एडवर्स इफेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे ये डिजीनेस वगैरह मिलेगी, टैकीकार्डिया वगैरह आपको मिल रहा होगा, ट्रांजिएंट हाइपर कैल्सीमिया आपको नजर आ रहा होगा और उसके बाद यहाँ पर ये मसल स्पाज्म, ये आपके किसकी वजह से हो रहे होंगे, यहाँ पर ये टेरिप्राटाइड की वजह से।
अच्छा, इसके बाद ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ये ओस्टियोपोरोसिस, तो यहाँ पर सीरम कैल्शियम, फॉस्फेट, उसके बाद ये एएलपी और उसके बाद जो है ये पैराथायरॉइड हार्मोन, ये सारे के सारे आपको वहाँ पे नॉर्मल होंगे और सिंपल यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो डिक्रीज़ बोन मास है ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये चीज़ मैंने आपको लास्ट में करवा रखी है, जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ये प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, और वहाँ पर क्या होता है, ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर मिलती है आपको ये ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। इसके केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर होगा ये पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज़्ड, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये क्या करवा रहा होगा, आकर पैराथायरॉइड हार्मोन के काम करवा रहा होगा, और वहाँ से क्या करवाएगा, जो पेशेंट है उसके अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करवाएगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या करवाता है, आपके फॉस्फेट्स जो है ना, इसको हर साइड से लेके आता है, लेकिन जो किडनीज़ है उसके अंदर ये क्या करवाता है, आपकी जो फॉस्फेट्स है इसकी वहाँ पे एक्सक्रीशन करवाता है, तो उसमें क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये फॉस्फेट्स का लेवल कम होगा, और उसके बाद जो एएलपी है ये आपकी इंक्रीज़्ड होगी। अच्छा, ओस्टियोपेट्रोसिस में सिंपल क्या होगा, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, यहाँ पर जो कैल्शियम है ये आपकी नॉर्मल या फिर डिक्रीज़्ड हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो बोन्स है उसके अंदर आपकी यहाँ पे जो है, जो बोन्स है ना, वो आपकी वहाँ पे क्या कहते हैं, आपकी थिक हो रही होती हैं। तो उसके केस में आपको जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी जो कैल्शियम है ना, ये आपको कम भी नज़र आ सकती है, लेकिन आपके वहाँ पे नॉर्मल भी नज़र आ सकती है। ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पे ये दोबारा से नॉर्मल होंगी, और ये आपकी डेंस ब्रिटल बोन्स होंगी। कैल्शियम जो है ये कैल्शियम डिक्रीज़ इन सीवियर मैलिग्नेंट डिज़ीज़। इसके बाद आ जाएगी हमारे यहाँ पे ये पेजेस डिजीज़ ऑफ बोन। यहाँ पर सिंपल क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो एएलपी है ये आपका इंक्रीज़ होगा, और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। और यहाँ पर जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो है हमारे यहाँ पे ये एब्नॉर्मल मोज़ेक बोन आर्किटेक्चर। अच्छा, इसके बाद ये होगी प्राइमरी। सेकेंडरी के केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैल्शियम का लेवल कम होगा। कैल्शियम के लेवल के कम होने की वजह से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है इसका वहाँ पे लेवल इंक्रीज़ होगा, और ये क्या करवाएगा, जो पेशेंट है जब क्योंकि उसके अंदर ये कैल्शियम का लेवल कम है, अब इसके केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज़, और उसके बाद जो एएलपी है ये भी आपको वहाँ पे इंक्रीज़्ड होगा। अच्छा, इसके बाद ये ओस्टियोमलेशिया और रिकेट्स, यहाँ पर क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैल्शियम और उसके बाद जो फॉस्फेट्स है ये दोनों डिक्रीज़्ड होंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो आपकी एएलपी और आपका जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये दोनों आपके वहाँ पे डिक्रीज़्ड होंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो पेशेंट है उसके अंदर ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये सॉफ्ट बोन्स वगैरह आपको नज़र आ रही होती हैं, और ये जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है इट कैन आल्सो कॉज सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। अच्छा, इसके बाद ये हाइपर विटामिनोसिस डी, मतलब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर विटामिन डी जो है ये आपका एक्सेस अमाउंट में पड़ा हुआ है, ये आपका ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, ये आपकी कैल्शियम भी ज़्यादा होगी, फॉस्फेट भी आपकी ज़्यादा होंगे, एएलपी आपकी नॉर्मल होगी, और ये जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये आपका डिक्रीज़्ड होगा। और ये आपको पता है कि ये आपकी हाइपरविटामिनोसिस आपकी होगी बिकॉज़ ऑफ ओवर सप्लीमेंटेशन, कॉज्ड बाय ओवर सप्लीमेंटेशन और ग्रैनुलोमेटस डिजीज़। सिंपल आपने इसके अंदर याद रखना है, जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जब होती है ये सार्कोइडोसिस, ग्रैनुलोमा आपके होते हैं, तो वहाँ से भी विटामिन डी आपका आ रहा होता है, और उसकी वजह से आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरविटामिनोसिस जो है, विटामिन डी जो है ये आपका इंक्रीज़्ड होता है। सारी लैब्स वैल्यू को अगर आप देखेंगे ना, तो सिंपल आपके जो पैराथायरॉइड आपको होगा ना, जहाँ पर आपका ये पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज़ होगा, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होगी, वहाँ पर ये पैराथायरॉइड इंक्रीज़ड होगा। उसके बाद ये जो आपकी होगी ना ये ओस्टियोमलेशिया, रिकेट्स वगैरह, वहाँ पर भी इंक्रीज़ड होगा, लेकिन विटामिनोसिस के केस में ये आपका डिक्रीज़ड होगा। अच्छा, इसके बाद जो आपकी है ना ये कैल्शियम, कैल्शियम आपकी यहाँ पर जो आपकी होगी ना ये, जब जो पेशेंट है उसके अंदर होगी ये प्राइमरी, तो वहाँ पर कैल्शियम इंक्रीज़ड होगी, और सेकेंडरी के केस में क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये कैल्शियम कम होगी, और ये जो है ना कैल्शियम के कम होने की वजह से आपका ये जो नॉर्मल रिस्पॉन्स है जिसमें आपका ये पैराथायरॉइड हार्मोन आना है, और इसने आके जो ब्लड है उसके अंदर ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज़ करवाना है, ये आपका इंक्रीज़ड होगा। अच्छा, इसके बाद ये अगर ऑस्टियोमलेशिया की बात करेंगे, तो वहाँ पर ये कैल्शियम कम होगी, विटामिनोसिस के केस में आपकी ये जो कैल्शियम है ये आपकी इंक्रीज़ड होगी, और बाकी ये तो सिंपल है कि ऑस्टियोपोरोसिस के केस में क्या होगा, यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ नॉर्मल होंगी। ऑस्टियोपेरोट्रोसिस के केस में भी दोबारा से आपकी सारी नॉर्मल होंगी, लेकिन जो पेजेस डिजीज़ है वहाँ पर एएलपी इंक्रीज़ड होगा, और उसके अलावा जो आपके ये कैल्शियम, फॉस्फेट और पैराथायरॉइड हार्मोन है ये टोटली आपके नॉर्मल होंगे। तो ये सारा था हमारे यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।